कर दो, नीचे होते हुए जाना और वो कर देना, ठीक है। हिमांशु को भेज देना, बोल देना कि यूट्यूब पे डाल देगा। Yes, good afternoon everyone. Good afternoon to all my students. राहुल, दीपक, आप यहाँ वाईफाई पे लेट मी, एक मिनट बस, गिव मी 2 minutes. हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स. आशी, मंगेश, समीर, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. थोड़े से सरप्राइज हो रहे होंगे वाईफाई पे मैं कहाँ से आ गई वाईफाई स्टडी पे. चलो वो सब छोड़ो पहले. ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक. ठीक है, टॉपिक पे आते हैं. वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम. 30 minutes हमारे पास टाइम है, उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी है. बट आई एम वेयरिंग द टी शर्ट ऑफ, नॉट टी शर्ट, द जैकेट ऑफ अन अकेडमी. ठीक है, अन अकेडमी की तरफ से ही हूँ मैं वाईफाई पे. ओके, चलो. एज द थंबनेल सजेस्ट, थंबनेल देख के ही आपको लग रहा होगा सम कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक इन इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जब भी आप अकेडमिक एग्जाम अलग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल अलग है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स का बस एक ही गोल होता है कि कैसे मार्क्स स्कोर किया जाए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो पढ़ाई होती है ना, दैट इज हाईली एग्जाम ओरिएंटेड. ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ना है, आपको इंग्लिश के अलावा इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो ये टीचर की ड्यूटी है कि चीज़ों को और कैसे ईज कर दिया जाए, कंफर्टेबल बना दिया जाए, ताकि बच्चे एकदम टारगेटेड होकर इंग्लिश का वो पोर्शन अच्छे से एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाएं और अच्छा नंबर स्कोर कर पाएं. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ना, हमारा मेन है हाउ टू स्कोर अ वेरी गुड स्कोर. यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाँ, हमारा स्कोर कैसे अच्छा होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे हमें स्कोर ही चाहिए. ठीक है, और जब भी आप एग्जाम्स की, क्योंकि कई बच्चों से जब मैसेजेस के थ्रू भी बात होती है, प्लस पे भी मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स की, मैम इतना तो पढ़ते हैं बट फिर भी हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बनता. आई एग्री, आप मेहनत तो करते हैं. ठीक है, आई वोंट डिनाई, मैं डिनाई नहीं करूँगी, आप मेहनत करते हैं, बट आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए ना, तभी आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है. ओके, तो मेहनत करना है, बट स्ट्रैटेजिकली. जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या एग्जाम देने जाते हैं, तो कुछ स्ट्रैटेजी तो बना के जाना होता है. कुछ स्ट्रैटेजी बना के जाना मतलब आपको देखना होता है कि आपके पेपर का ट्रेंड क्या है. ऐसा नहीं है कि पढ़ते जा रहे हैं 7-8 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट आउटपुट कुछ भी नहीं है. इसका मतलब है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो. पढ़ तो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत का डायरेक्शन सही होना चाहिए ना, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा. तो एक दो चीज़ जो मुझे आपको बताना था, जैसे अन अकेडमी पे जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैंने देखा लास्ट 1 ईयर में बच्चों को दिक्कत आ रही थी पैसेज अभी छोड़ो, बच्चों को सबसे पहले दिक्कत आ रही थी वोकैब में. और इस ईयर का 2020 का रेजोल्यूशन ही था कि कुछ ऐसा करना है कि ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये वाला वोकैब का प्रॉब्लम खत्म हो जाए. क्योंकि अक्सर बच्चों का होता था मैम वोकैब कैसे याद करें, वोकैब याद करते हैं भूल जाते हैं, एग्जाम्स में वोकैब ही बहुत ज़्यादा परेशान करता है. लेकिन और आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे भी अच्छा बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला, क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ रहे हैं
वो समझ सकते हैं कि हमने इस साल वोकैब में बहुत मेहनत किया है, वोकैब में मेहनत किया है, स्टूडेंट्स के साथ टीचर ने भी मेहनत किया और मेहनत सही डायरेक्शन में था, इसीलिए हमें रिजल्ट भी मिला। आप सीपीओ का एग्जाम दे के आए हो, आप सीजीएल मेंस दे के आए हो, सीपीओ दे के आए हो, अभी आप स्टेनो दे के आए हो, आप सीपीओ दे के आए हो। और वहां पे मैंने जब बच्चे एग्जाम दे के आए, यस जब बच्चे यस हाउ टू प्रिपेयर वोकैब, रोहित दैट इज द थिंग, दैट इज द पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, आप जब अभी आप एग्जाम दे के आए हो, बट किसी एक बच्चे ने भी नहीं बोला ना कि मैम वोकैब में प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब वोकैब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं किया है। सबका यही था कि मैम वोकैब हमने क्लास में जो भी वोकैब किया था, ओके जितना भी आपने वोकैब करवाया था वो सारा वोकैब एग्जाम में आया था। ठीक है, आई एग्री, चलो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर की एक और ड्यूटी क्या हो जाती है, आई अंडरस्टैंड, आप लोग जो है ना कहीं ना कहीं कि सब चीज टीचर ही करवा दे, मैम कुछ ऐसा करिए ना कि चीजें इजी हो जाए। तो आप देखते हो कि क्लास में भी मैं आपको जो वोकैब स्पेशल का बैच चल रहा है 8 to 9:30, ठीक है, वोकैब स्पेशल का बैच चल रहा है, तो आप देखते होगे कि जब भी मैं आपको वोकैब पढ़ाती हूँ तो जो लास्ट ईयर का जो लास्ट क्लास मैंने आपको वोकैब पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन करवा के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि कोई ट्रिक्स नहीं है वोकैब में। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बार बार चीजें आपके कान में जाएगी, बार बार रिपीट होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वोकैब लर्न हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपने से नहीं करना चाहते हो, ऐसा लगता है ना कि कोई बोल बोल के बार बार हो, तो आप लोग अभी भी बच्चे ही ना, ओके ग्रेजुएशन में हो गया बट हो तो अभी भी बच्चे। तो मैंने देखा है कि कोई बार बार हमें रिपीट करवा दे, बार बार रिपीट करवाने से चीजें याद हो जाती है, तो इसीलिए मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। आपने देखा होगा कितने सारे एक स्टूडेंट के नाम पे कितने सारे हम लोग एडजेक्टिव्स डाल देते हैं और बार बार चीजों को रिपीट करवाती थी। इसी का रिजल्ट ये हुआ कि इस बार आपको वोकैब में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, वोकैब आप बहुत अच्छे से करके आए। और मेरा दूसरा रेजोल्यूशन मैंने लिया था कि इस बार इन्हें इसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वोकैब में तो आई वॉज 100% सक्सेसफुल, वोकैब में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सब वोकैब अच्छे से करके आए। इस ईयर माई रेजोल्यूशन वॉज कि इसमें भी दिक्कत नहीं आए, लेकिन मैंने देखा कि 90% वी वर सक्सेसफुल, क्योंकि मैंने क्लोज टेस्ट इतना ज़्यादा आपसे क्लास में बनवाया था, जितना भी मैंने टेस्ट लिया है, जितना भी अनअकैडमी टेस्ट लेता था, सारा एनालिसिस उसका मैं ही करती थी मैक्सिमम का। और एनालिसिस में मैं आपको सिखाती थी, एनालिसिस में क्लोज टेस्ट में आप लोग क्या गलती कर बैठते हो। क्लोज टेस्ट में क्या गलती होती है कि आप पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से स्टिक होके आंसर नहीं करते हो, आप कुछ भी आंसर करके आ जाते हो, लेकिन फिर बोलोगे मैम रॉन्ग हो गया, नेगेटिव चला गया। बिकॉज क्लोज टेस्ट का मैंने आपको बताया है, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का ट्रिक्स तो वर्ड यूज नहीं करूंगी मैं, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना है, वहीं पे आप ज्यादा नंबर लूज कर जाते हो। देखो प्री की अगर मैं बात करूं तो प्री में ना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, प्री में 45+ लाना इंग्लिश में इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन आपका मेन पेपर का मेंस में ही होता है। ठीक है, प्री में बहुत अच्छा स्कोर लाना है, प्री में तो अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि लास्ट में तो सारे मार्क्स एडअप ही होंगे, लेकिन असली सिलेक्शन तो मेंस की है। मेंस में जो बच्चा बाजी मार गया वो सिलेक्शन में के साथ साथ एक अच्छा पोस्ट भी ले जाएगा। तो प्री कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, प्री में सब नंबर ले आते हैं। द मेन इशू इज व्हाट, द मेन इशू इज मेंस। मेंस में जो चीज आप इग्नोर करते हो ना, और हम टीचर्स भी क्या करते हैं कि क्लास में आपको बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ाते हैं, क्लास में आपको बहुत ज्यादा वोकैब पढ़ा देते हैं, और कहीं ना कहीं जितनी प्रैक्टिस पैसेज की और क्लोज टेस्ट की होनी चाहिए उतना नहीं हो पाता। एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, बताइए। आप यहाँ आई, अच्छा लगा ले लिया आपका नाम। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हैप्पी बर्थडे आदित्य, कि क्या जितना पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोग करते हो? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, हाँ कमेंट करके बताइए। ये बर्थडे वगैरह सब एक दूसरे को विश करना बंद करिए। कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एक बार मुझे कमेंट करके बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में, कि जितना प्रैक्टिस आप
नो नहीं करते, नहीं करते। आप देखोगे कि मैं जब अपने YouTube चैनल पे भी आती हूँ, इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे, तो मैं देखती हूँ कि जब भी मैं क्लोज टेस्ट वगैरह का क्लास शेड्यूल करती हूँ ना, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंडेंस उस दिन नहीं होती है, क्योंकि आप लोग उतना इंपॉर्टेंस इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हो। आपका ध्यान तो सारा ग्रामर और वोकैब पे रहता है, सारा ग्रामर और वोकैब पे रहता है। और एक बात समझ लेना है कि प्री में तो ग्रामर वोकैब आपको हेल्प करेगा, मेंस में भी करेगा, बट मेंस में ये जो 190 का स्कोर है ना, ये आपको ग्रामर वोकैब नहीं दिलवाएगा। ये स्कोर ना, अगर आप ग्रामर वोकैब ये सबको अच्छे से नहीं सीखोगे तो आप कहीं 150-60 में ही रह जाओगे, और उतना स्कोर से कुछ होने वाला है नहीं, सिलेक्शन तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है ना, तो अब 150-160 स्कोर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्कोर नहीं है। अब तो 190 वाला आ गया, यस अब 190 वाला आ गया। तो व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स की 190 स्कोर के लिए आपको नो डाउट पैसेज और क्लोज टेस्ट में तो वर्क करना होगा। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और प्री में भी पैसेज नहीं आता है, क्लोज टेस्ट तो आता है, और दैट टू 10 मार्क्स। हाउ कैन यू इग्नोर इट? आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। 10 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होता है, 10 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होता है। ओके, तो पैसेज पे आपको वर्क करना है और क्लोज टेस्ट पे भी वर्क करना। आप देख रहे होंगे कि जो हमारी 8 से 9:30 बजे वाली बैचेस में बच्चे आप देखते होंगे, ये वोकैब स्पेशल का बैच है, ये अनअकैडमी पे चलता है हर दिन। इसमें मैं नियम से 2 क्लोज टेस्ट करवाती हूँ, नियम से 2 क्लोज टेस्ट होगा, 2 पैसेज होने ही है 1.5 घंटे की क्लास में, ये दोनों करना है। और उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट बचा। अब तो सेंटेंस अरेंजमेंट भी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं कि मैम हमने अब टफ से टफ सेंटेंस भी बनाना सीख लिया है, और वो भी कम समय में। तो ये सब कोई प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ये सब आपको अच्छा स्कोर दिलवाएगा। इसको बहुत करना है। ग्रामर तो आप हर जगह पढ़ लेते हो, वोकैब भी हर जगह पढ़ लेते हो, बट इसको इग्नोर नहीं करना है। डोंट इग्नोर इट। इसको इग्नोर करोगे फिर अच्छा नंबर आएगा ही। नेक्स्ट थिंग, क्लोज टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और मैं क्लोज टेस्ट जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो व्हाट आई डू, मैं एलिमिनेशन मेथड बताती हूँ, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड में आपका 2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है छांटना। 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड ज़्यादा लग जाएगा, बट आपकी एक्यूरेसी भी तो बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि मैंने पूरा 100 का क्वेश्चन बना लिया इतने कम समय में, और पता चला कि 100 में से 40 क्वेश्चंस गलत ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज योर एक्यूरेसी। 2 to 3 सेकेंड्स ज़्यादा ही ले लीजिए, ठीक है, बट आंसर शुड बी करेक्ट। और एलिमिनेशन सिखाया है, खास करके वेन एवर यू अटेम्प्ट क्लोज टेस्ट। ये इडियम्स और फ्रेजेस और वोकैब में बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन काम नहीं आएगा, बट दिस एलिमिनेशन ऑप्शंस को छांटना, दे प्ले अ इंस्ट्रूमेंटल रोल व्हेन इट कम्स टू क्लोज टेस्ट, फिल अप द ब्लैंक्स। तो क्लोज टेस्ट में छांटना सीखना होगा। मैं आपको क्लोज टेस्ट सब बताऊंगी। क्लोज टेस्ट टफ से टफ आ गया, फिर भी आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे एलिमिनेशन के थ्रू। ठीक है, क्लोज टेस्ट पे जाना। नेक्स्ट अच्छा, पैसेज हो जाता है क्लोज टेस्ट नहीं होता है। क्लोज टेस्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। क्लोज टेस्ट भी आप मेरा इंग्लिश विद रानी मैम मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप हमें बहुत सारे क्लोज टेस्ट का मैंने आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स बताया है कि क्लोज टेस्ट कैसे इंप्रूव होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, और नेक्स्ट आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। चलो बताओ, स्पॉटिंग एरर्स में दिक्कत कहाँ पे आती है? स्पॉटिंग एरर्स में दिक्कत कहाँ आती है? बिकॉज आई एम योर एजुकेटर, हर दिन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, आधा से अधिक समय आप ही लोग के साथ में रहती हूँ। तो प्रॉब्लम है, आप लोग को शायद यू पीपल विल ऑल्सो एग्री कि प्रॉब्लम इज इन मिक्स्ड एरर्स। कि मैम जब इंडिविजुअल टॉपिक वाइज एरर्स आता है ना, तो वो तो हम बना लेते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मतलब कहीं ना कहीं एट वन कॉर्नर ऑफ योर माइंड आपके दिमाग में रहता है ना कि नाउन पढ़ाया मैम ने, फिर शीट दिया, तो कहीं ना कहीं नाउन का ही एरर है, और शीट में आपका पूरा ध्यान नाउन की तरफ रहता है। एडजेक्टिव पढ़ा दिया, शीट दिया, तो वहाँ भी आपका ध्यान एडजेक्टिव की तरफ है। बट व्हेन इट कम्स टू मिक्स्ड, मिसलेनियस आ जाता है, तब प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मैम क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि ये इस सेंटेंस में नाउन का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है, एडवर्ब का एरर है। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। और जब भी ग्रामर के प्रैक्टिस बैचेस है, और अनअकैडमी पे आप देखना, अनअकैडमी पे आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, और 2 बैच अनअकैडमी पे मेरा एवरग्रीन है, हमेशा आपको मिलेगा। एक है वोकैब स्पेशल पूरे साल आपको मिलते रहेगा, इस बैच को मैं रोकती ही नहीं, ये चलता रहेगा। और एक है प्रैक्टिस बैच, क्योंकि व्हाट आई फील ना,
अभी मेंस के पहले भी मैंने देखा कि जितना भी स्टूडेंट्स को पढ़ा लो, जितना भी इन डेप्थ नॉलेज दे दो, लेकिन अल्टीमेटली बिना प्रैक्टिस का उनका एग्जाम में एरर बनेगा ही नहीं। तो 2 बैच तो हमेशा आपका चलता रहता है, एक वोकैबुलरी और एक प्रैक्टिस, और बीच बीच में जैसे जैसे खत्म हो जाते हैं फिर फाउंडेशन बैच आते रहता है। और हर फाउंडेशन बैच खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को तुरंत मैं बोलती हूँ इसमें ट्रांसफर हो जाओ प्रैक्टिस बैच, ठीक है, बिकॉज अब आपने जितना पढ़ा है ना, अब इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एक भी नहीं बनेगा। और प्रैक्टिस में भी देखती हूँ, और मुझे तो पता है, मैं कूल एंड काम रहती हूँ, शुरू में 10, 15, 20 दिन बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और मुझे पता है कि 10, 15, 20 दिन बाद ये बच्चा अब स्कोर करने लगेगा, क्योंकि शुरू में 10, 15 दिन उन्हें दिक्कत होती है कि कैसे पता करेंगे नाउन का एरर है, एडवर्ब का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है। बट धीरे धीरे जब उन्हें क्लियर होने लगता है, जब उन्हें एरर पॉइंट आउट करना सिखाना शुरू कर देती हूँ, तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाते धीरे 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 धीरे। हाँ, आपके साथ भी शुरू के, मुझे पता है शुरू के 200-300 क्वेश्चन में दिक्कत होगी, बट आई एम कूल एंड काम। मैं इसलिए रहती हूँ कि पता है ये अभी शुरू में हल्ला करेगा, बट धीरे धीरे इसका इंप्रूव हो जाएगा, इसे पता भी नहीं चलेगा इसका इंप्रूव हो जाएगा। प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हो, बट टीचर के साथ प्रैक्टिस करते हो ना, तो थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कभी कभी आप तुक्का लगा के भी करेक्ट कर लेते हो, बट टीचर सामने रहते हैं। और आपने देखा होगा एनालिसिस में जब भी मैंने टेस्ट का करवाया है, तो ये नहीं बताया है कि ये करेक्ट आंसर है, आपको ये भी देखना है कि बाकी का 3 गलत क्यों है, ठीक है, बाकी का 3 गलत क्यों है। इससे क्या होगा कि तुक्का लगा के एरर तो बना लोगे, बट इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैटर्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैटर्स। ओके, स्पॉटिंग एरर्स में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए मिसलेनियस की प्रैक्टिस करने की। टाइम बर्बाद नहीं करना है कि मैम नाउन का 500 एरर्स बनाएंगे, पता चला प्रोनाउन का 700 एरर्स। हम टीचर्स के पास तो स्टॉक है, आपको इतना इतना क्वेश्चंस उठा के दे देंगे, लेकिन यहाँ से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब तो आप फटाफट बना लोगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है। अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस तो मिसलेनियस की करनी, ये तो एरर हो गया। नेक्स्ट, यही सब गलती आप लोग कर बैठते हो। सिर्फ इंडिविजुअल का आपके मन में ये होता है ना कि हम इंडिविजुअल बना लेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट मैथ्स, इट्स इंग्लिश। तो आपको अल्टीमेटली मिक्स्ड वाला प्रैक्टिस करना है, मिक्स्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ वोकैबुलरी तो खैर प्रैक्टिस की चीज है, टीचर आपका काम आसान कर देते हैं, आपके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। वोकैबुलरी में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मैं मेंस वाले स्टूडेंट्स को लेकर ज्यादा बोल रही हूँ। मेंस वाले बच्चों को भी मैंने देखा कि वोकैब तो उन्होंने रट रखा है, ठीक है, सब वर्ड का मीनिंग उन्हें पता है, बट व्हेन इट कम्स टू द यूसेज, वोकैब को यूज कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि 2 वर्ड का मीनिंग एक जैसा आ जाता है, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो जो ट्रेंड है, सारे वोकैब कहाँ से आ रहे हैं, प्रीवियस पेपर से। बट प्रीवियस पेपर को ही थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए कर क्या रहे हैं, ऑप्शंस बहुत क्लोज डाल दे रहे हैं। ये देखो माइजर वर्ड आया है, और एवरी स्टूडेंट नोस कि माइजर का मतलब कंजूस होता है, ठीक है। माइजर इन हिंदी इज नोन एज कंजूस। और ऑप्शन में इकोनॉमिकल भी है और ऑप्शन में फ्रूगल भी है। अगर आप गूगल करोगे तो दोनों इसका सिनोनिम दिखाएगा, बट ऑप्शन में दोनों आया है, आंसर तो कोई एक ही होगा। अगर ये नहीं होता तो दिस वुड हैव बीन द आंसर, ये नहीं होता तो ये होता। बट सपोज अगर दोनों आ गया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। आंसर दीजिए। इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, शुरू के लिए फाउंडेशन बैचेस है। हाँ, आंसर दीजिए। बी अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। अगर आपके पास दोनों आ गया, ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन आ गया, दानिश बोल रहे हैं फ्रूगल होगा। शुरू कहाँ से सीखे, शुरू के लिए तो फाउंडेशन बैच चाहिए। फ्रूगल भी है और इकोनॉमिकल भी है। आंसर बताइए। समीर, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। ऑप्शंस देखो, अपने ऑप्शंस देखो। माइजर इज कंजूस और इकोनॉमिकल इज वेरी केयरफुल। इकोनॉमिकल का मतलब कंजूस नहीं होता है, इकोनॉमिकल इज वेरी केयरफुल, किफायती, जो हर काम सोच समझ के करते हैं।
लेकिन फ्रूगल लोग वो होते हैं ना जो हर काम में लेस खर्च करना चाहते हैं, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, फ्रूगल, अगर फ्रूगल नहीं होता तो आंसर इकोनॉमिकल ही होता। माइजर का मतलब कंजूस, और कंजूस लोग जो कम खर्च करते हैं, और फ्रूगल का मतलब भी हर काम में लेस से लेस एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। इकोनॉमिकल अलग हो गया, इकोनॉमिकल का मतलब है ये खर्च तो करते हैं बट सोच समझ कर, वेरी केयरफुल में, ठीक है, वेरी केयरफुल, बचत करते हैं। हाँ, नेक्स्ट बताइए। अब आपका ऑप्शन आ गया अबंडेंट आ गया। अब आंसर बताना है, कौन सा होगा अबंडेंट में, कौन सा आंसर होगा? अबंडेंट प्लेंटीफुल भी है और सफिशिएंट भी है। गूगल करोगे दोनों दिखाएगा। अगर ये नहीं होता तो इसको करते, अगर ये नहीं होता तो इसको करते। बट इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, विच विल यू ऑप्ट फॉर? आंसर बताइए। प्लेंटीफुल, बिकॉज अबंडेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, और सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, जितना जरूरी है उतना, ज्यादा नहीं, जितना जरूरी है उतना। तो अबंडेंट का उल्टा प्लेंटीफुल होता, प्लेंटीफुल। लेकिन अगर ऑप्शन में प्लेंटीफुल के जगह प्लेंटी आया रहता, तब क्या करते? यहां तो आंसर प्लेंटीफुल है, बट अगर ऑप्शन में, एक ऑप्शन में प्लेंटी होता और एक ऑप्शन में सफिशिएंट होता, तब क्या करते? बिकॉज यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अवेलेबल, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या करते तब? तभी भी ए करते नहीं, तब हम अपना आंसर बी करते। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अबंडेंट है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और प्लेंटी नाउन है। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव आया है ना तो उसका ऑप्शन भी एडजेक्टिव ही चाहिए, बट प्लेंटी तो नाउन है, तब हम इसको करते, तब हम सफिशिएंट को करते, तब सफिशिएंट। नेक्स्ट देखो, डिस्पोंडेंट, और एक है डेजर्टेड और एक है डिजेक्टेड। आंसर बताइए। एक है डिस्पोंडेंट और एक है डिजेक्टेड। आंसर बताना। डिस्पोंडेंट, व्हाट शुड बी द आंसर? ऑन बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, ये भी एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। तो आंसर बताओ। देखो, डिस्पोंडेंट है, ठीक है, उसको डिस्पोंडेंट हो गया है। पॉन्ड का मतलब है तालाब किनारे अकेला दुखियारा बैठा हुआ है। डेजर्ट का मतलब होता है ना किसी को त्याग देना, किसी को अबैंडन कर देना। हो सकता है कोई बदमाश है, उसको त्याग दिया आपने, बट डिजेक्टेड का मतलब होता है वेरी सैड एंड लोनली, बहुत अकेला एंड दुखियारा, इज वेरी सैड। इसके तो मैंने कितने सारे आपको वर्ड्स बताए यहाँ पे। तो डेजर्टेड का मतलब दुखी कहीं से नहीं है, डेजर्टेड का मतलब है त्याग देना, बट ये तो दुखी है, सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, आइरेसिबल का मतलब क्या है? आइरेसिबल एंग्री भी है, इरिटेबल भी है। एंग्री इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी, हिंदी करोगे ना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है। आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर? आइरेसिबल का एंग्री भी, और दोनों एडजेक्टिव है, ये वर्ड भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। व्हाट आई वांट कि सिर्फ वर्ड्स ही नहीं जानना है, वर्ड्स के बीच में जो थिन लाइन है, जो डिफरेंस है, वो भी सीखना है, फिर वर्ड का यूसेज भी सीखना है। कुछ एंग्री भी बोल रहे हैं, कुछ आइरेसिबल भी बोल रहे हैं। सी, एंग्री का मतलब होता है वेरी होस्टाइल, बहुत ज्यादा डिसलाइक करना, और इरिटेबल का मतलब है ना जिसको आसानी से इरिटेट किया जा सके, जिसको आसानी से अनॉय, ठीक है, चिड़चिड़ाया जा सके, जिसको आसानी से इरिटेट किया जा सके, जिसको आसानी से उकसाया जा सके, ठीक है। इरिटेट इज मोमेंट्री। बहुत सारे बच्चों का आंसर एंग्री आ रहा है। अगर एंगर, देखो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एंग्री हो जाना, आइरेसिबल एंग्री।
मैक्सिमम बच्चों का विनीत इज अनुराधा इज गिविंग बी। सारे बच्चों का आंसर एंग्री आ रहा, बट एंग्री आंसर नहीं है, इरिटेबल। अगर इरिटेबल नहीं होता तो आप एंग्री करते, अगर एंग्री नहीं होता तो इरिटेबल करते। बट इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस, इरिटेट किसी को प्रोवोक करना, किसी को एंग्री तो अलग हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना, होस्टाइल हो जाना, वायलेंट हो जाना, हिंसक। इरिटेट मतलब किसी को अनॉय करना, चिड़चिड़ाना। तो आइरेसिबल लोग वो होते हैं ना जिसको आसानी से अनॉय किया जा सके, जिसको आसानी से इरिटेट किया जा सके। ठीक है, आंसर इज दिस। नेक्स्ट देखो, क्राफ्टी। क्राफ्टी है और क्लेवर भी है, कनिंग भी है। अगर इसका क्लेवर नहीं रहता तो आप कनिंग करते, अगर कनिंग नहीं रहता तो आप क्लेवर करते। बट दोनों ऑप्शन आपके सामने है, तो यू हैव टू गो फॉर सिंगल। कोई एक ही को चुनना है आपको। आंसर बताना। अभी हाँ, मैं आपका कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी क्योंकि क्लास के बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं। आंसर बताइए, आंसर बताइए। आई वॉन्ट योर आंसर्स। क्राफ्टी, क्लेवर। क्लेवर हैज अ पॉजिटिव कोनोटेशन। क्लेवर होना अच्छी बात है। क्लेवर का मतलब होता है बहुत चालाक होना। ठीक है, क्लेवर इज वेरी स्मार्ट, बहुत एस्ट्यूट। ठीक है, बहुत स्किलफुल भी होता है, बहुत स्किलफुल, बहुत एक्सपर्टीज। क्लेवर होना अच्छी बात है। बट कनिंग का मतलब होता है शातिर। ये जो शातिर लोग होते हैं ना, शातिर का मतलब क्या, दिस पीपल आर वेरी सेल्फिश, दूसरे को बेवकूफ बना के फायदा उठाते हैं। इसको हम बोलते हैं ना, ये लोमड़ी की तरह चालाक है, जिसको हम वलपाइन भी बोलते हैं। कहानी बना के दूसरे को बेवकूफ बनाना, जिसको हम बोलते हैं आर्टफुल लोग हैं। ठीक है, ये स्लाई है, ये विली है। ठीक है, कैनी है, कहानी बना के दूसरे को, वेरी स्कीमिंग है, बेवकूफ बनाना। ठीक है, वलपाइन, कहानी बना के दूसरे को बेवकूफ बनाना, तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, स्कीमिंग भी है। और क्लेवर होना अच्छी बात है, बट क्राफ्टी लोग भी होते हैं बहुत शातिर। ठीक है, लोमड़ी की तरह शातिर लोग। तो आंसर इज कनिंग। कनिंग 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 इज द आंसर। नेगेटिव कॉनोटेशन। यस। नेक्स्ट देखो, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट में कई बार देखा है आपके प्रीवियस पेपर में, कई बार ऑप्शन में काइंड भी रहता है, कई बार ऑप्शन में हेल्पफुल भी रहता है। ठीक है, अगर हेल्पफुल नहीं है तो काइंड करोगे, काइंड नहीं है तो हेल्पफुल करोगे। बट अगर दोनों ऑप्शन आ गया, कौन सा? इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू ना, तो यू हैव टू गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, बेनी का मतलब है गुड। आंसर बताना है। व्हाट शुड बी द आंसर? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट लोग कौन होते हैं? बेनेवोलेंट पीपल आर द पीपल हु आर वेरी काइंड एंड पोलाइट। ठीक है, बहुत दयालु, वेरी ह्यूमेन। NE लगाया, ह्यूमन नहीं लगाया। ह्यूमन का मतलब मानव है। वेरी पोलाइट। नेक्स्ट, रिपील। दोनों दिखाएगा, क्योंकि गूगल से पढ़ोगे तो गूगल पे तो मिलता जुलता वर्ड्स भी दिखाता है ना, उसमें तो मिलता जुलता वर्ड्स भी दिखाएगा। अब बताओ, रिपील। रिपील का बहुत सारे वर्ड्स है। रिपील इज रिवोक करना, रिसाइन करना। आंसर इसका नहीं बता रही हूँ, खारिज करना है, किसी चीज को इनवैलिड कर देना, किसी चीज को अनल करना, नलिफाई करना, बहुत सारे वर्ड्स है। रिवोक, रिसाइन, रिपील, रिवोक, रिसाइन, अनल, क्वैश। खारिज कर देना, जैसे नल एंड वॉइड पढ़ते हो ना पॉलिटी में, नल एंड वॉइड। क्या लिख दिया? सुबह खीर बनती है, शाम को पनीर बनती है, और आप जैसे टीचर किस्मत वाले की तकदीर बनाती है। ओह माय गॉड। चलो, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट टीचर पढ़ाते तो सबको है, बट निकालता तो एग्जाम्स उसमें से कुछ ही है ना। तो मैंने आपको कई बार बोलती हूँ, मैं सिर्फ 30% क्रेडिट लूंगी, बट सारा क्रेडिट 70% क्रेडिट तो आप ही लोग का है, क्योंकि पढ़ाते तो टीचर सबको सेम है, बट उसी में से जो 70% मेहनत करता है एग्जाम वही निकालता है। हाँ, कैंसिल भी है, रिजेक्ट भी है। जैसे मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, किसी ने रिजेक्ट कर दिया है कि डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, अब आपकी रिजेक्शन हो गई, अब आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कैंसिल करना ना, कैंसिल करना हो सकता है किसी को आप टेम्परेरीली रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है,
किसी पोस्ट से उसको रिजेक्ट कर रहे हो और किसी दूसरे को उस पोस्ट पे ला रहे हो। लेकिन कैंसिल करना मतलब ना, जैसे किसी पोस्ट को कैंसिल कर दिया, किसी पोस्ट को कैंसिल कर दिया मतलब उस पोस्ट पे अब अपॉइंटमेंट, अब बहाली होगी नहीं, एकदम इनवैलिड कर दिया। तो रिपील का अगर दोनों आ गया तो कैंसिल करना, रिपील मतलब वो पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया, अब उस पर कुछ हो ही नहीं सकता है। रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, रिपील होगा, रिपील का मतलब कैंसिल होगा, कैंसिल। देखो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं ना जहां पे आप गलती कर देते हो। अगर ये नहीं होता ना तो आप इसको करते, लेकिन दोनों आ गया। कैंसिल कर दिया मैंने, उस पोस्ट को कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया कि अब उसमें अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं। बट रिजेक्ट किया मतलब पोस्ट को रिजेक्ट नहीं किया, उस व्यक्ति को रिजेक्ट किया, उसके जगह किसी दूसरे का अपॉइंटमेंट होगा। एक तो मैंने आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताया। अब देखो छोटा छोटा और भी मीनिंग। एमिएबल, जब भी आप एमिएबल और एमिकेबल पढ़ते हो, ठीक है, एमिएबल और एमिकेबल पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि दोनों का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली होना, बहुत मिलनसार होना, ठीक है। एमी आपको रूट वर्ड भी यूट्यूब पे किया हुआ है आपने। एमी का मतलब ही होता है यूनिटी, जैसे एमिटी वर्ड आता है ना, एमिएबल, फ्रेंडली, सोशेबल, ओके, मिलनसार, इस सेंस में है। लेकिन अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं वोकैब का यूज, वोकैब का यूसेज क्या होगा। देखो, द इश्यूज कुड बी रिजॉल्व्ड इन अ डैश मैनर। मैनर क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है, बट मतलब सेम है तो कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, और उसी डिफरेंस के बेसिस पे ना हम इस ब्लैंक को फिल करेंगे। आंसर बताइए। जो इश्यूज थे, इश्यूज मतलब जो लड़ाई झगड़ा, जो मुद्दा था, उसको बहुत इश्यूज मतलब कुछ जो विवाद हो रहा था। इश्यूज है मतलब जो विवाद है, मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको डैश वे में रिजॉल्व कर दिया गया। आंसर बताइए। दोनों एडजेक्टिव है। हमें पार्ट ऑफ स्पीच से ऐसा कोई फायदा मिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, दोनों एडजेक्टिव। और यहाँ पे गलती से ना एन आना चाहिए था, एन आ गया, एन आना चाहिए था। आंसर बताओ, आंसर बताओ। दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। देखो ये जो एमिएबल है ना, ये किस सेंस में जाता है? ये फ्रेंडलीनेस, मिलनसार, बहुत पोलाइट, ठीक है, फ्रेंडलीनेस के सेंस में जाता है। फ्रेंडली, बहुत मिलनसार होना, बहुत फ्रेंडली होना। और एमिकेबल का मतलब होता है ना, मिलनसार से ज्यादा इसका मतलब होता है वेरी पीसफुल, शांतिपूर्वक। एमिकेबल मतलब कोई भी चीज को बहुत शांतिपूर्वक कर लिया गया, और ये तो मिलनसार के सेंस में। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? बिकॉज आप स्टूडेंट्स को इंग्लिश वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वास्ट, you have to know vocab also, you have to know the usage of vocab also. usage of vocab आपको fill up the blanks और क्लोज टेस्ट में जब सिमिलर ऑप्शन आ जाएगा ना, वहां पे हेल्प करेगा। चलो आंसर बताओ। बी यस, बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी मुद्दे थे ना, उसको बहुत शांतिपूर्वक उसका रिजल्ट निकाल लिया गया, सॉल्व कर दिया गया। चलो ये सब बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लिया मैंने। एक और करती हूँ उसके बाद, क्योंकि मेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम है, 1 बजे से क्लास भी है। आंसर बताइए। हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ डैश। उसका सक्सेस, देखो एम्यूलेट का मतलब भी होता है नकल करना, कॉपी करने का मतलब भी है नकल करना, इमिटेट का मतलब भी है नकल करना, एप का मतलब, एप जानते हो ना, एप, बंदर, चिंपैंजी, एप नकल करते हैं, सबका मतलब होता है नकल करना, नकल करना। ये भी सिमुलेशन का मतलब भी है नकल करना। उसका सक्सेस ऐसा है जिसको कॉपी किया जा सकता है। सबका मतलब सेम है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा ना। आंसर बताइए, आंसर बताइए। इश्यूज, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग ऑन दिस वाज, ये जो क्लास है ये प्लान किया गया है, शेड्यूल किया गया है अनअकैडमी के थ्रू। आंसर बताओ। कॉपिंग,
सिमुलेशन नहीं, सिमुलेशन का मतलब है ना किसी का एकदम रेप्लिका बना देना, हू बहू नकल करके उसका एक फॉल्स बना देना, कोई भी चीज नकली, हू बहू कोई नकली बना देना। कॉपी करना भी किसी को बहुत पॉजिटिव वर्ड नहीं है, बट एम्यूलेशन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी किसी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, तो एम्यूलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज अच्छा है, ठीक है, किसी का गलत चीज भी कॉपी कर सकते हो। सिमुलेशन का मतलब है हू बहू बना के फॉल्स कर देना, नकली किसी चीज का नकली डुप्लीकेट बना देना। बट एम्यूलेशन इज अ हाईली पॉजिटिव है, उसका सक्सेस, उसने इतनी सफलता पाई है कि उसके सक्सेस को हम अपने लाइफ में अनुसरण कर सकते हैं, उसका फॉलो कर सकते हैं। तो आंसर इज एम्यूलेशन। एम्यूलेशन इज अ हाईली पॉजिटिव वर्ड। वर्दी का मतलब है के लायक, ठीक है। तो कुछ सेशंस मैंने आपको बताया इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है, ये सब तो है। अभी तो मैं आपको अनअकैडमी का चैनल, एक मिनट, हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरी इंस्टा आईडी है इंग्लिश विद रानी मैम, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव। इस चैनल के नाम पे ना, इस टेलीग्राम चैनल पे करीब 7-8 नकली फेक चैनल बने हुए हैं, तो आप फेक वाले पे मत जाना, आप देख लेना। इसमें यूसी लाइव नहीं डाला था, मैंने डाल दिया। यू कैन फॉलो मी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज इंग्लिश विद रानी मैम, यूसी लाइव देख लेना। और वहां पे 15,000 से करीब 16,000 सब्सक्राइबर्स है, वही वाला चैनल फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि मैं हर दिन 8:30 बजे, हर दिन 9:30 बजे रात में इस चैनल पे क्विज आता है, ठीक है, वीक के पूरे 7 डेज क्विज आता है। और स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम क्विज के जितने क्वेश्चंस थे ना, उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वही वाले क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में। तो आई वांट कि आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इंग्लिश विद रानी मैम, और देख लेना, नकली वाले से नहीं जुड़ना है, जिसमें 15,000 16,000 करीब सब्सक्राइबर्स है, उससे जुड़ना है। और जहां आपको क्विज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप नकली चैनल पे। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, वहां पे बहुत सारे वीडियोज है, ओके। जो बच्चे क्लासरूम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, वो इस चैनल को देख सकते हैं। मुझे लग रहा है 700-800 वीडियोज है, वो भी देख सकते हो। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बता देती हूँ। आज तो 28 है, कल से अनअकैडमी पे नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। और आप सारे एडुकेटर्स को देख सकते हो, ऑल द टॉप एडुकेटर्स है, टॉप बैचेस है, ऑल आर मास्टर्स इन देयर ओन फील्ड्स, सबको आप पहचानते ही होंगे कि ये 29 से शुरू हो रहा है। तो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स की जिसने सबका नाम दिया, अभिनय शर्मा सर मैथ्स, प्रतियोगिता मंत्रा जीएस, रानी सिंह इंग्लिश, वरुण अवस्थी सर है जीएस के लिए, इतने सारे अच्छे एजुकेटर्स है, दैट टू ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड दैट टू विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। अलग अलग इनके बैचेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। अंकित अवस्थी सर, कृति सिंह, बुनीत सर, सब टीचर्स को आप जानते हो, तो फटाफट अगर आपने मन बनाया है तो बैच ले लीजिए। चैलेंजेस बैच भी है CGL एंड CHSL के लिए, 29 से स्टार्ट हो रहा है। सो मेनी बैचेस यू हैव, फुल सिलेबस है, यू विल हैव द PDF, और कंटेंट तो आपको इतना ज़्यादा मिलने वाला है। मेरी तरफ से तो आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, एंड होपफुली बाकी सारे टीचर्स भी उतने ही कंटेंट देते हैं, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं कि कहाँ से इतना कंटेंट लेके आते हो मैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अल्टीमेटली आपका स्कोर बढ़ने वाला है, ठीक है। ये सब वाईफाई सफलता बैच, देखो वाईफाई का एक सफलता बैच है, यहाँ पे आपको सारे टॉप एडुकेटर्स दिख रहे हैं, ये तो आप ही का प्लेटफॉर्म है वाईफाई, तो सारे टीचर्स को आप पहचानते ही होंगे, हाँ। एंड और भी देखो, और भी बहुत सारे बैचेस है आपके। एक तो IB, अभी कोई स्टूडेंट IB के बारे में पूछ रहे थे। IB इंग्लिश इज इंग्लिश, ठीक है, सब जगह वही है, बस ओनली द लेवल ऑफ क्वेश्चन वेरीज, लेवल वेरी करता है। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का बैच है 2020 का, एक MTS का बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, और एक आपका एग्जाम क्रैकर बैच है। सो मेनी बैचेस है, एंड सारे स्टार्ट्स फ्रॉम 29 से स्टार्ट हो रहा है। एंड बिफोर आई एंड द सेशन, ऑल सेट, लेट्स क्रैक। बिफोर आई एंड द सेशन एक चीज और बता दूं, एज यू स्टूडेंट्स आर अवेयर कि प्राइस हाइक होने वाला, फी हाइक होने वाला है 31 दिसंबर से। अब आपके पास 3 दिन बचा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बचा है, थर्सडे से प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आपने अनअकैडमी पे एडमिशन लेने का मन बनाया है तो 31 से पहले ले लो, 31 से पहले ले लो। आई अश्योर यू, अभी तक किसी स्टूडेंट्स का कोई कंप्लेन नहीं आया है कि मैम हम तो यहाँ एडमिशन लेके फंस गए,
क्योंकि आपके पास बहुत, फंसोगे कैसे आप, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपके पास एक टीचर का मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास दूसरे टीचर का ऑप्शन है, जो टीचर का सबसे अच्छा समझ में आ गया वो आपके लिए बेस्ट है। सपोज आपको मेरी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप सही जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, और एजुकेशन पे पैसे इन्वेस्ट करना कभी भी वेस्ट नहीं होता है। और यहाँ तो आपके पास इतने सारे टीचर्स हैं, अब इतने सारे टीचर्स हैं इसका मतलब ये नहीं है ना कि सबका क्लास बैठ बैठ के देखते रहो। एक ही टीचर एग्जाम निकलवाएंगे, एक ही टीचर आपका एग्जाम निकलवाएंगे, अपने मनपसंद जीएस मैथ सब टीचर का, आप अपना रीजनिंग मनपसंद टीचर का बैच ज्वाइन करो और एग्जाम आप क्रैक करिए। क्योंकि हम टीचर्स का भी अल्टीमेटली गोल क्या है, आपका एग्जाम निकालना, आपका रिजल्ट दैट मैटर्स। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दिस इज रानी 10 RANI 10, ठीक है, विदाउट स्पेस। ये कोड आप यूज करिए और कोशिश करिए कि सब्सक्रिप्शन 2 साल का लीजिए। वैसे 1 ईयर का भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि मैम जब कोर्स 9 मंथ्स का होता है तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों। 2 साल जनरली उन बच्चों के लिए बोल दिया जाता है ना जिनका अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ या जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है। थोड़ा तो टाइम लगता है, एग्जाम्स वगैरह पोस्टपोन होता है, उसमें भी टाइम निकल जाता है। तो 1 ईयर तो बेस्ट है ही। जब 9 मंथ्स का सिलेबस होता है फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो पूरा एसएससी 1 ईयर का प्रोग्राम तो है ही, बट 2 ईयर का मैक्सिमम बच्चे आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको खुद बताएंगे कि 2 ईयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका कहना होता है कि मैम 700 2 साल और 1 साल में सिर्फ 700-800 का डिफरेंस है, और 700-800 का डिफरेंस है, बट वैलिडिटी तो डबल है ना। ठीक है, वैलिडिटी डबल है, 24 मंथ्स का, तो सबसे फिजिबल 2 ईयर होता है। वो देख लो, आप देख लो आपको क्या चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन है नहीं। कितना प्राइस बढ़ेगा वो तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कितना बढ़ेगा, बट बढ़ रहा है 31 से। तो आपके पास 3 दिन टाइम है, फटाफट एडमिशन ले लीजिए, 28, 29, 30। ओके, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ताकि मैं सेशन को एंड करूं। ठीक है, अभी अनअकैडमी पे देखो, अनअकैडमी पे बता दूं जो बैचेस चल रहे हैं। एक तो मेरा क्लासिक बैच चल रहा है, इसका नाम है क्लासिक बैच। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5। ये चल रहा है 8:30 से, ये चल रहा है 3:30 से 5:30, 2 घंटे का बैच। ठीक है, ये 2 घंटे का बैच है। और ये जो क्लासिक बैच है दैट इज प्री प्लस मेंस, फाउंडेशन मेंस की तैयारी करनी है, प्री तो अपने आप निकल जाएगा। ये एक बैच हो गया। दूसरा बैच जो चल रहा है वोकैब स्पेशल। वोकैब स्पेशल में सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होता है, वो हफ्ते के 5 दिन चलता है। मेरे साथ आप वीक में करीब 10 क्लोज टेस्ट तो बनाते ही हो। इसमें आप क्लोज टेस्ट, इसमें मैं आपको बताती हूँ वेरी बारीकी से क्लोज टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना और क्यों रॉन्ग हो जाता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट चलता है, PQRS है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सारे शीट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं मैं उन्हें बोली भी हूँ, आपको इतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा PDF के थ्रू, यू डोंट रिक्वायर एनी बुक, नीदर फॉर ग्रामर एंड नॉर फॉर वोकैब। बुक की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये हो गया। और तीसरा जो आपके लिए जहाँ से मुझे अपने सिलेक्शन वाले बच्चे मिलने वाले हैं वो है प्रैक्टिस बैच। टीचर को अपने सिलेक्शन देने वाले बच्चे यहीं से मिलते हैं, उन्हें पता चल जाता है कौन बच्चा सिलेक्शन लेने वाला है। प्रैक्टिस बैच तो जो स्टूडेंट्स कहीं और भी पढ़ चुके हैं उन्हें फिर से कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस बैच में आ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सारे PDFs मिलेंगे आपको, बुक्स की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो अब सेशन को एंड करती हूँ। लेट मी एंड द सेशन। सेशन को एंड किया जाए, और सेशन अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। सारा इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है। ठीक है, आप मेरा YouTube भी फॉलो कर सकते हो। चलो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। बस एडमिशन के लिए आप ये कोड यूज कर लेना, रानी 10, आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा। अभी फीस बढ़ने के पहले 1 ईयर का 6000 दिखाएगा, बट अगर आप ये रानी 10 कोड यूज करते हो RANI 10 तो आपका 5400 फीस है। और 5400 में आपका सिर्फ इंग्लिश ही नहीं है, 5400 में यू हैव कोर्सेज ऑफ ऑल द टॉप एजुकेटर्स। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सारे जहाँ जो एक बार आपका अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हो आप देख सकते हो। जिसको थोड़ी हड़बड़ी है वो मेरा रिकॉर्डेड बैच भी देख सकते हैं, जो मैंने पिछले 1 साल में जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं
जिसका एग्जाम जैसे CDS CHSL अप्रैल में आप जल्दी भी देख सकते हो, अब लाइव भी देख सकते हो, और आने वाले 1 साल तक जितने बैचेस आएंगे डिस्क्रिप्टिव वगैरह सबको देख सकते हो। yes, if you are preparing then no need to waste time, because you people feel na as soon as the notification comes I'll take the admission, because the teacher will complete the batch on time, but after the completion of the batch my students they need 2 to 3 months for practice also. Okay, so don't do this mistake. I'll take admission only if I when the notification comes. So don't do this mistake and all. Okay, चलो सेशन को एंड किया जाए। ठीक है, सेशंस को अभी एंड करती हूँ। अभी मेरी क्लास है 1 o'clock। हाँ, अनअकैडमी पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरे यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं, स्पेशल क्लास तो चलते ही है। आज भी स्पेशल क्लास है, आज स्पेशल क्लास 6 o'clock से है, कल भी है, तो वहाँ भी आप आ सकते हो। चलो फाइनली एंड किया जाए। थैंक यू एवरीवन।